नमस्कार। एएनबी न्यूज देख रहे हैं आप और मैं हूं आपके साथ मुस्कान। स्वागत है आप सभी का एएनबी न्यूज के स्पेशल बुलेटिन में। महाराष्ट्र में सियासी हंगामा लगातार जारी है और इसको लेकर अब लगातार स्थिति बद से बदतर होती जा रही है। कारण ये है कि अब जो नरम दल थे वो गर्म होते दिखाई दे रहे हैं। महाराष्ट्र में जारी सियासी बवाल के बीच लगातार विधानसभा के डिप्टी स्पीकर नरहरी झिरवाल इस पूरे घटना केंद्र में आ गए हैं। इस तरफ जहां शिवसेना ने बागी 16 विधायकों को अयोग्य ठहराने के लिए डिप्टी स्पीकर को पत्र लिखा है, तो वहीं शिवसेना के बागी नेता एकनाथ शिंदे गुट ने डिप्टी स्पीकर नरहरी झिरवाल के खिलाफ अविश्वास प्रस्ताव भेजा है। इधर बीजेपी के समर्थक 2 विधायकों ने शुक्रवार को शिवसेना विधायक अजय चौधरी को पार्टी विधायक दल का नेता नियुक्त किए जाने को विधानसभा उपाध्यक्ष नरहरी झिरवाल को मंजूरी मिलने पर आपत्ति जताई और झिरवाल को पद से हटाने की मांग की है। निर्दलीय विधायकों योगेश बाल्दी और विनोद अग्रवाल ने मीडिया से कहा कि विधानसभा उपाध्यक्ष ऐसे निर्णय नहीं ले सकते क्योंकि ये अध्यक्ष का विशेषाधिकार होता है। हम जल्द ही इस संबंध में कानूनी कदम उठाएंगे। हालांकि विधान भवन के पूर्व प्रधान सचिव डॉक्टर अनंत कलसे ने कहा कि संविधान के अनुच्छेद 180 में ये स्पष्ट रूप से कहा गया है कि विधानसभा अध्यक्ष का पद खाली होने पर उपाध्यक्ष निर्णय ले सकते हैं। मुझे नहीं लगता कि निर्दलीय विधायकों की यह मांग अदालत में टिक सकती है। दरअसल शिवसेना के बागी नेता एकनाथ शिंदे के नेतृत्व में 14 विधायकों ने डिप्टी स्पीकर नरहरी झिरवाल के खिलाफ अविश्वास प्रस्ताव भेजा। एकनाथ शिंदे ने अविश्वास नोटिस पर हस्ताक्षर किए हैं। गौर हो कि कांग्रेस के नेता नाना पटोले ने पार्टी की महाराष्ट्र इकाई का अध्यक्ष बनाने के बाद फरवरी 2021 में विधानसभा अध्यक्ष पद से इस्तीफा दे दिया था। तब से ये पद खाली है। अब झिरवाल ने एकनाथ शिंदे की जगह अजय चौधरी को शिवसेना विधायक दल का नेता नियुक्त करने की मंजूरी को अपनी मंजूरी दी है। दरअसल शिवसेना के एकनाथ शिंदे को चीफ व्हिप पद से हटा दिया गया। उनकी जगह पर अजय चौधरी को नया चीफ व्हिप बनाया गया है। इस बीच शिवसेना ने 4 और बागी विधायकों के नाम महाराष्ट्र विधानसभा के उपाध्यक्ष के पास भेजे ताकि उनके खिलाफ अयोग्य करार देने की कार्रवाई शुरू हो सके। शिवसेना सांसद अरविंद सावंत ने कहा है कि पार्टी बागी धड़े के 16 विधायकों को भी नोटिस जारी करेगी और उनसे सोमवार तक जवाब देने को कहेगी। जिन 4 विधायकों के नाम उपाध्यक्ष के पद पर भेजे गए हैं उनमें संजय रायमुलकर, चिमन पाटिल, रमेश बोरनारे और बालाजी कल्याणकर शामिल हैं। तो महाराष्ट्र में इस समय सियासत लगातार जारी है और ये जो सियासत है वो नया रंग लेती दिख रही है क्योंकि महाराष्ट्र में अब सरकार गिरेगी या नहीं इस पर फैसला जो है वो लगातार बरकरार है। लेकिन अब अलग अलग तरीके से अगर एकनाथ शिंदे जो है वो कागज पर बहुमत हासिल करने की बात कर रहे हैं, दूसरी तरफ जो उद्धव ठाकरे और उनके शिवसेना नेता जो उनके साथ हैं वो ये कह रहे हैं और तमाम जो उनके सहयोगी संगठन है वो ये कह रहे हैं कि हमारे पास कानूनी अधिकार है और हम ये सरकार नहीं गिरने देंगे। इस तरीके की बातें लगातार सामने आ रही है। और दूसरी तरफ उद्धव ठाकरे की बात करें तो उद्धव ठाकरे जो हैं वो पहले इन नेताओं को मिलकर वापस आने की इनसे अपील कर रहे थे और इनसे नरम तेवर दिखा रहे थे, लेकिन अब वो भी एक फिर से तेवर में आ गए हैं। तेवर बदले हुए नजर आए उनके कल की। जिस तरीके से शरद पवार और संजय राउत की मुलाकात हुई उसके बाद इस मुलाकात के बाद संजय राउत के भी तेवर बदले नजर आए और उन्होंने विधायकों को चुनौती दे डाली कि अब आप यहाँ पर आकर दिखाएं और फ्लो टेस्ट करवा कर दिखाएं। और इसमें खुद शिवसेना नेता और सांसद संजय राउत ने कहा कि अगर फ्लोर टेस्ट होता है तो हमारे पास बहुमत होगा। ये उन्होंने बात कही। अब देखना होगा कि अभी तक सवाल ये है कि आखिर क्यों अभी तक अविश्वास प्रस्ताव सरकार के खिलाफ नहीं आया है। सीएम उद्धव ठाकरे के खिलाफ अभी तक अविश्वास प्रस्ताव नहीं आया क्योंकि अगर इस तरीके की स्थितियां बनती है तो अविश्वास प्रस्ताव आ जाना चाहिए। दूसरी तरफ आज ही ये फैसला होगा कि जो 16 विधायकों को अयोग्य ठहराने का जो एक अपील की गई है उसमें क्या फैसला होता है ये आज देखने वाली बात होगी। डिप्टी स्पीकर क्या कुछ फैसला इस पर लेते हैं ये भी आज साफ हो जाएगा। आज ही इन 16 बागियों की योग्यता पर फैसला होना है। अब विधायकों को आज हो सकता है कि निलंबन का नोटिस दे दिया जाए और अगर ये 16 विधायकों का निलंबन होता है तो फिर एकनाथ शिंदे के लिए मुश्किलें खड़ी हो सकती है और उद्धव ठाकरे अपनी सरकार बचाने में कामयाब रहेंगे।
और इधर असम में आज फ्यूचर प्लान पर शिंदे जो है वो मंथन करने जा रहे हैं, ये भी आपको बता दें। तो जिस तरीके से महाराष्ट्र में लगातार हाई वोल्टेज सियासत जारी है और इस सियासत के बीच अब देखना होगा कि क्या फैसला लिया जाता है और कानूनी अधिकार किसके क्या कुछ कहते हैं। चर्चा की शुरुआत कर लेते हैं। तमाम गेस्ट हमारे साथ मौजूद हैं, उनका तारुफ आपसे करवा देते हैं। अमरेंद्र त्रिपाठी जी हमारे साथ, प्रवक्ता युवा कांग्रेस से मौजूद हैं। इसी के साथ कुछ देर में हमारे साथ सुरेंद्र सिंह, नेता बीजेपी से मौजूद रहेंगे, और डॉक्टर अजय पांडे जी, अधिवक्ता सुप्रीम कोर्ट से हमारे साथ रहेंगे, उनसे भी चर्चा की शुरुआत करेंगे। फिलहाल त्रिपाठी साहब, बहुत स्वागत है आपका एनबी न्यूज पर। जिस तरीके से अभी तक शिवसेना जो है वो बिखरती नजर आ रही है, आखिर क्या कारण है कि ये 16 जो बागी हैं इन पर जो अपील की जा रही है कि इनको अयोग्य ठहरा दिया जाए, आज फैसला होने वाला है, क्या लगता है क्या फैसला आ सकता है इन पर? बिल्कुल फैसला हमारे पक्ष में होगा कि जैसे ये 16 जो बागी विधायक हैं, कैसे ईडी या पैसे के डर से भारतीय जनता पार्टी की सरकार है केंद्र में, इसके द्वारा ईडी और जो केंद्रीय जांच एजेंसियां के द्वारा डराया जा रहा है, इसके चक्कर में जो हमारे 16 विधायक हैं टूट रहे हैं। इसके अलावा पैसे का लालच दिया जा रहा है। अभी महाराष्ट्र ही नहीं, पूर्ववर्ती में अरुणाचल रहा हो, चाहे उत्तराखंड रहा हो, चाहे अन्य प्रदेश कर्नाटका रहा हो, भारतीय जनता पार्टी सरकार की नीतियों में शामिल रहा है कि कैसे साम दाम दंड भेद से सरकार बनाई जाए, कैसे विपक्षी पार्टियों को तोड़ा जाए, उनके विधायकों को तोड़ा जाए। जब जनता इनको बहुमत नहीं देती है तो ये तोड़ मरोड़ के कार्य शुरू कर देते हैं। लेकिन जो अभी आपने बताया कि कैसे आर्टिकल 180 के तहत की जो उपाध्यक्ष होता है, स्पीकर विधानसभा का, उसके पास पावर होता है इस चीज का कि इन विधायकों को अयोग्य ठहरा सकता है। अभी सुप्रीम कोर्ट में मामला है, तो जाहिर सी बात है फैसला हमारे पक्ष में होगा और महाराष्ट्र की जो सरकार है वो एक स्थायी सरकार है और आने वाले समय में अच्छे से चलेगी। ठीक है, महाराष्ट्र की सरकार जो है वो स्थायी है, लेकिन आखिर कारण क्या है कि तेवर बदलते नजर आ रहे हैं अब महाविकास आघाड़ी सरकार के? अभी तक उनसे अपील की जा रही थी कि आप आकर बात करिए, हमसे बात करके समाधान करेंगे, लेकिन अब चुनौतियां देनी शुरू हो गई है कि अब आप आकर दिखाइए और प्रोटेस्ट पर आइए, हमारे साथ बहुमत हमारे पास होगा। बिल्कुल, अभी तक लगता था कि सुबह का भूला शाम को घर आ जाए तो अच्छी बात है। हमारे विधायक थे, कांग्रेस सेना की पार्टी के सिंबल से जीते थे, महाआघाड़ी जो सरकार थी उसमें मंत्री थे वो। लेकिन जब उनकी नीतियां हैं, जो उनके विचार हैं, जब वो भारतीय जनता पार्टी से इतना डर गए, इतना सहम गए उनकी एजेंसियों से कि वो अपनी एक नई नई शर्तें रखना शुरू कर दिया उन्होंने। डेली उनके नए बयान आ रहे हैं, गलत उल्टा सीधा बोला जा रहा है। इसलिए अब आर और पार की लड़ाई है, कोई भी समझौता नहीं किया जाएगा। यहाँ लड़ाई गांधी और गोडसे की है। तो यहाँ पर जो हिंदुस्तान के साथ में है, जो गांधी जी की बात करेगा, जो उनके भारत की बात करेगा, सभ्यता की बात करेगा, जाति धर्म से दूर हटकर बस उन्हीं को साथ लेकर चलने की यहाँ पे कामयाब है। विचारधारा की एक जो बात होती है, ये विचारधारा आखिर क्यों मेल नहीं खा रही है, मुझे ये समझ नहीं आ रहा है। जिस विचारधारा को लेकर शिवसेना जो है वो इतनी एकजुट रही थी, वो शिवसेना जो हमेशा से ये कहती है कि हमारी विचारधारा की है जिसने हमें बांध के रखा हुआ है, आखिर वो विचारधारा कहाँ गई जो इतने नेता बागी हो गए? देखिए, गांधी का देश है, यहाँ पे सिर्फ एक ही विचारधारा चल सकती है लंबे समय तक, वो है अहिंसा की विचारधारा, सत्य की विचारधारा, प्रेम की विचारधारा। नफरत, हिंसा और अराजकता की जो विचारधारा है, काट की हांडी कई वर्ष तक नहीं चल सकती, कुछ समय तक चल सकती है। 1 साल, 2 साल, 5 साल, 10 साल, अधिक समय तक नहीं। अगर हमारे पास कुछ ऐसे लोग आ गए, अराजक लोग, जिनकी विचारधारा ही ऐसी, तो ज्यादा समय तक नहीं टिकेंगे। अगर लंबे समय तक रहना है समाज में, राजनीति में, तो सबसे महत्वपूर्ण है कि गांधी और गौतम बुद्ध की विचारधारा को मानना पड़ेगा। और अभी वर्तमान में वही विचारधारा की लड़ाई चल रही है। भारतीय जनता पार्टी केंद्र में सरकार है, पूर्ण बहुमत से लगभग भारत के ज्यादातर राज्यों में उनकी सरकार है। लोगों को बरगलाया जा रहा है, एक से एक अच्छे अच्छे झूठ बोले जा रहे हैं लोगों के बीच में, और झूठ को उनको सत्य का एहसास कराया जा रहा है। लेकिन अब जनता जागरूक हो चुकी है और जो विधायक जा रहे हैं उनको साफ साफ ईडी, सीबीआई और उनका डर है। सबसे महत्वपूर्ण है कि वो डर के मारे जा रहे हैं। उनको लगता है कि कहीं ऐसा ना अनिल देशमुख जी की तरह उनको भी फंसाया जाए। लेकिन जो लड़ सकता है, अंग्रेजों ने भी यही कार्य किया था, बहुत जुल्म किए, अत्याचार किए, लेकिन जो अंत तक रहा वही विजेता रहा। इतिहास में उसी का नाम दर्ज हुआ जो अंत तक लड़ा, अपनों के हक के लिए, अपने हक के लिए और हिंदुस्तान के लिए जो लड़ा।
ठीक है, लेकिन कांग्रेस और एनसीपी कहीं ना कहीं एनसीपी को लेकर भी ये बातें कही जा रही है कि एनसीपी जो है वो अभी समर्थन में नहीं रहेगी। लेकिन कल अजीत पवार ने जो बयान दिया, उस बयान के बाद अलग अलग तरीके की अटकलें लगाई जा रही है। उनके बयान का मतलब समझाएंगे आप? नहीं, देखिए, भारत स्वतंत्र देश है, अपना कोई बयान दे सकता है, लेकिन साफ साफ आज शरद पवार जी की और जो संजय राउत जी की मीटिंग है उसके बाद आप बयान देखिए, संजय राउत जी ने क्या बयान दिया। सब महत्वपूर्ण है, जो पार्टी का मुखिया जो बयान दे रहा है, सबसे महत्वपूर्ण वो चीज रहती है कि जो आघाड़ी विकास का गठबंधन है ये सुचारू रूप से चलता रहेगा। कांग्रेस के ऑब्जर्वर कमलनाथ जी भी वहां पहुंच चुके हैं। सारे विधायक 40 विधायकों के साथ मीटिंग की जा चुकी है। एनसीपी के सारे विधायक एकत्रित है। तो सेना में तोड़फोड़ की गई है, इनकी विशेषता खारिज की जाएगी। उसके बाद भी जो गठबंधन है हमारा वो पूर्ण रूप से बहुमत में रहेगा और सुचारू रूप से सरकार चलाएगा वहां पे। ठीक है, चलिए, सुरेंद्र सिंह जी हमारे साथ नेता बीजेपी से मौजूद हैं और इसी के साथ डॉक्टर अजय पांडे जी अधिवक्ता सुप्रीम कोर्ट से हमारे साथ जुड़ चुके हैं। आप दोनों का बहुत स्वागत है एनबी न्यूज पर। सबसे पहले सुरेंद्र सिंह जी आप ही के पास आना चाहूंगी, क्योंकि जिस तरीके से अमलेंद्र त्रिपाठी जी की बातें भी आपने सुनी, महाराष्ट्र में महाविकास अघाड़ी सरकार अभी भी ये कह रही है कि सरकार उन्हीं की रहेगी, आप फ्लोर टेस्ट पर आ जाइए। लेकिन बीजेपी इसमें क्या रणनीति अपना रही है? वेट एंड वॉच की पॉलिसी एक तरफ रखी जा रही है, दूसरी तरफ कल एकनाथ शिंदे जो है वो एक महाशक्ति का नाम दिया गया। आप बेहतर समझते होंगे महाशक्ति कौन है, और उस महाशक्ति से मुलाकात करके आए हैं। जी आवाज आ रहा है? जी मैं सुन पा रही हूँ, अपनी बात रखें। जी देखिए, जिस प्रकार से अभी राजेंद्र भाई ने कहा कि कांग्रेस जो है विचारधारा की बात कर रही है, अरे भैया आपका विचारधारा बहुत सही है, आप फैमिली से बाहर निकल ही नहीं पा रहे हैं। आज तक मुझे बताओ, आप फैमिली से बाहर किनको राष्ट्रीय अध्यक्ष आपने बनाया कांग्रेस का, और आज भी आप उसी विचारधारा में घूम रहे हैं। और देश का जो है और भी लोग जो आपके पार्टी में जुड़े हुए हैं उनको भी तो मौका। यहाँ पर भारतीय जनता पार्टी की फिक्र करिए, कांग्रेस पार्टी की फिक्र करने के लिए एक बार मौजूद है। ठीक है, एक बार उनका कमेंट पूरा हो जाने दीजिए, स्टार्टिंग उसके बाद में चलाएगा, हमारी सीरियल भी तय करेगी। भारतीय जनता पार्टी के थोड़ी लोग तय करेंगे। भारतीय जनता पार्टी को त्रिपाठी साहब एक बार सुन लीजिए, मैं आ रही हूँ एक बार फिर से, सुन लीजिए एक बार के लोग चलाते हैं। ठीक है अमलेंद्र त्रिपाठी जी सुन लीजिए एक बार, सुन लीजिए सुरेंद्र जी। पहले आप बात सुन लीजिए, बीच में आप आएंगे तो ना हमारी बात तो हो पाएगा ना आपका हो पाएगा। ठीक है बोलिए। तो जब आप इस फैमिली से बाहर नहीं निकल पा रहे हैं, राहुल गांधी, प्रियंका गांधी, सोनिया गांधी, प्रियंका गांधी, राहुल गांधी से जब तक बाहर नहीं निकलेंगे तो आप कौन सी विचारधारा की आप बात कर रहे हैं? आप लोगों ने तो गांधी जी का नाम बेच के और गांधी जी के नाम पे जो है जिस प्रकार से देश के अंदर अराजकता फैला रहे हैं, ये पूरा देश देख रहा है और आपको इसका सबक भी दिया है। उसके बावजूद भी आप सबक नहीं सीख रहे हैं कि देश की जनता क्या चाह रहा है, देश की जनता को क्या चाहिए। देश को जनता को विकास चाहिए, देश आगे कैसे बढ़े वो चाहिए। आप लोग सिर्फ फैमिली के अलावा और कहीं बाहर नहीं निकल पा रहे हैं। आप देखिए ना, आपके नेता के ऊपर ईडी का सामान गया हुआ है और उसके बावजूद भी आप सत्याग्रह का नाम देके गांधी जी का नाम बेच रहे और गांधी जी का नाम बदनाम कर रहे हैं। एक बात। दूसरी बात, जहां तक रहा महाराष्ट्र की बात, तो महाराष्ट्र के अंदर आप हमको बताओ, वीर शिवाजी महाराज का धरती है महाराष्ट्र, और वहां पे औरंगजेब को पूजने के लिए जो है आप लोग तैयार हो। ये कहां का विचारधारा है आप हमको बताओ। औरंगजेब कौन है? औरंगजेब एक आतंकवादी थे जिन्होंने इस देश को बर्बाद करने में। सुरेंद्र सिंह जी, ये कहां से महारत हासिल करते हैं आप? सुरेंद्र सिंह जी, कहां से महारत हासिल है आपको मुद्दे को एकदम से भटका देने की, एकदम से घुमा देने की? बात हो रही है औरंगजेब की अभी, बात हो रही है औरंगजेब की अभी, बात हो रही है हिंदू मुसलमान की, बात हो रही है औरंगजेब की अभी। कहाँ जा रहे हैं आप? नहीं, मैं तो वही तो जो कल जो है संजय रावत जी और एनसीपी के जो नेता कहे हैं उसी में मैं आ रहा हूँ ना। सेना के नेता है, पहले जानकारी कर लीजिए, एनसीपी के नहीं। सुनिए, जब कल संजय रावत जी ने किस प्रकार से गलत आरोप उन्होंने लगाया कि शरद पवार जी को धमकी दे रहे हैं, कोई केंद्र के नेता है। अरे भैया, जब केंद्र के नेता धमकी दे रहे हैं तो उसका नाम आप सार्वजनिक करो। मैं बताती हूँ, नारायण राणे नाम है उनका। मैं बता रही हूँ, नारायण राणे नाम है उनका, केंद्रीय मंत्री हैं। उन्होंने अपने ट्विटर हैंडल पर बाकायदा एक ट्वीट करके दिया उन्होंने पूरी वो धमकी।
पढ़ लीजिए एक बार धमकी नहीं ट्वीट दिया। उनका। उन्होंने क्या कहा कि अब संजय रावत जी बहुत खुश होंगे। नहीं, धमकी थोड़ी उन्होंने ये कहा कि सभी विधायक फ्लोर पर आएंगे और आपके खिलाफ वोटिंग भी करेंगे, लेकिन अगर किसी के बाल को भी धक्का लगा तो आप घर नहीं जा पाएंगे। ये ट्वीट था उनका, पढ़कर आइए पहले। अरे तो उन्होंने पहले पढ़कर आइए। मुस्कान जी, आपने संजय रावत जी का बयान नहीं देखा कि मैं देख लूंगा, मैं रोड पे उतर जाऊंगा, यहाँ की जनता जो है देख लेगा, यहाँ की शिवसेना रोड पे आके देख लेगा। किसी ने ये तो नहीं कहा ना कि आप घर तक नहीं जा पाएंगे। ये धमकी हुई सीधे और खुले तौर पर। खुले तौर पे तो चुनौती शिवसेना ने दिया। और इस लोकतंत्र में आप हमको बताओ कि हर एक व्यक्ति को आजादी है अपनी बात रखने का, अपने संविधान का, वो कहीं भी जा सकता है, किसी के साथ लेकिन वो बात मर्यादा में होती है। लेकिन वो बात मर्यादा में होती है सुरेंद्र सिंह जी। ठीक है, आपकी इसी बात पर आप इसी बात पर रहिएगा। मैं आ रही हूँ अजय पांडे जी के पास जाती हूँ, वो सुप्रीम कोर्ट के अधिवक्ता हैं। उन्हीं से जान लेते हैं कि ये अभिव्यक्ति की आजादी का जो आप एक बखान कर रहे हैं वो कितना सही है। यहाँ पर अजय पांडे जी, जिस तरीके से केंद्रीय मंत्री नारायण राणे ने कहा कि अगर हमारे विधायक आएंगे वहां पर, अगर उनके बाल को भी धक्का लगा तो आप घर नहीं जा पाएंगे, ये सीधे तौर पर एक धमकी हुई। अब इसमें सुरेंद्र सिंह जी कह रहे हैं कि उनको अभिव्यक्ति की आजादी है, सभी को होती है, लेकिन क्या धमकी देना भी इस आजादी में आता है? नहीं, लेकिन अगर दूसरी पार्टी को ऐसा लगता है, देखिए इस पूरे प्रकरण में क्या हो रहा है कि कानून अभी बैक सीट पे है। कानून की कोई भी बात नहीं कर रहा है, दोनों पक्ष में से कोई भी। और सारा का सारा ड्रामा जो है वो मीडिया में प्ले किया जा रहा है। कानून पे अगर दूसरे पक्ष को लगता है कि नारायण राणे जी का यह ट्वीट धमकी के दायरे में आता है तो कानूनी प्रक्रिया प्रारंभ करें। अगर आपको किसी से शिकायत है या आपके राइट का हनन हुआ है तो आप उसके लिए कानूनी जो भी प्रावधान है कानून में उसको लागू करें। यहाँ दूसरों को उससे अपशब्द कहना या संविधान के उल्लंघन की बात चिल्ला चिल्ला के मीडिया में कहना और पिटीशन नहीं करना कहीं न कहीं दूसरे पक्ष की कमी को बताता है। जैसे आप इसी पूरे प्रकरण में देख लीजिए, पिछले 7 या 8 दिन से ये ड्रामा चल रहा है। अगर शिवसेना ओरिजिनल उद्धव ठाकरे को लगता है कि उनके पास स्ट्रेंथ है तो अभी तक उन्होंने डिप्टी स्पीकर को क्यों नहीं लिखा? उनको लिखना चाहिए ना। एंटी डिफेक्शन लॉ में ये अधिकार डिप्टी स्पीकर का है और डिप्टी स्पीकर तो एनसीपी के हैं, स्पीकर है ही नहीं। तो वहाँ भी तो इनको कम से कम विश्वास होना चाहिए कि इनके पार्टी के लोग हैं तो उनके सामने पिटीशन करके जो ये शिवसेना के बागी विधायक या रिबेल विधायक हैं उनको निकलवा दें। 16 बागी विधायकों के लिए तो लिखा गया है अजय पांडे जी, 16 बागी विधायकों के लिए लिखा गया और आज हो सकता है कि डिप्टी स्पीकर इस पर फैसला भी सुना दें। चलिए अच्छी बात है, तो डिप्टी स्पीकर का फैसला आने तक हम इंतजार करते हैं। वो फैसला निश्चित तौर पे दूसरा पक्ष या तो मानेगा या उसको कोर्ट में चैलेंज करेगा, फिर ये मामला वहाँ से कोर्ट में आ जाएगा। ठीक है, लेकिन बहुत सारे ऐसा तो है नहीं कि एंटी डिफेक्शन लॉ पहली बार देश में प्ले हो रहा है। आपने मणिपुर में देखा किस तरह से ममता बनर्जी जी ने वहाँ पार्टी को तोड़कर अपने 7 विधायकों को ले लिया। आपने कांग्रेस को देखा, इसमें कौन किसका हाथ धुला हुआ है। राजस्थान में बहुजन पार्टी को तोड़ करके कांग्रेस ने विधायकों को अपने साथ ले लिया। कर्नाटका में ड्रामा कई बार हुआ, आपने देखा है। तो देखिए कानून के दायरे में मैं तो यही कह सकता हूँ कि नया लॉ नहीं है, लॉ पे बहस का भी वक्त नहीं है आपके पास। लॉ क्यों आया, किन परिस्थितियों में आया, ये लॉ टेस्टेड और ट्राइड है। सुप्रीम कोर्ट का कई डिसीजन आ चुका है जहाँ स्पीकर ने बहुत टाइम लिया है फैसला देने में, उसकी लिमिट भी तय कर दी गई है। तो होने दीजिए कानून से फैसला।
ठीक है अजय पांडे जी, मैं दूध और पानी का पानी। एक बात समझना चाहूंगी, जिस तरीके से लिखा गया है 16 बागी विधायक जो हैं उनकी जो विधायकी है उनको अयोग्य करार देने की एक बात कही गई है शिवसेना की ओर से, डिप्टी स्पीकर से ये जो मांग की गई है, क्या ये कानूनी, इसमें कानूनी पेच कहाँ फंसता है? क्या वाकई कानूनी अधिकार ये कहता है कि डिप्टी स्पीकर उनको अगर अयोग्य करार देते हैं, और दूसरी तरफ शिंदे गुट ये कह रहा है कि जब वो जो डिप्टी स्पीकर है उनको ये अधिकार नहीं है कि वो विधायकों को अयोग्य करार दें? इस तरीके की बातें हो रही हैं, कानून क्या कहता है इसमें? हाँ जी, देखिए कानून बहुत स्पष्ट है। डिप्टी स्पीकर इसलिए रोल में है बिकॉज स्पीकर नहीं है, अदरवाइज ये अधिकार स्पीकर का है, लेकिन वहाँ स्पीकर नहीं है, इसलिए डिप्टी स्पीकर को इस पे अपना फैसला सुनाना पड़ेगा। ठीक है, जहाँ तक अगर एकनाथ शिंदे पक्ष ऐसा कह रहा है कि डिप्टी स्पीकर को अधिकार नहीं है, तो कानूनन यह गलत है। कानून में यह फैसला डिफेक्शन का, एंटी डिफेक्शन का फैसला स्पीकर का ही प्रेरोगेटिव है। ये अलग बात है कि आप उसके फैसले से संतुष्ट नहीं है तो उसको आप न्यायालय में चैलेंज कर सकते हैं, पहली बात। और आपको एक केस याद दिलाऊं कि ऐसा ही एक मामला 3 साल तक मणिपुर में, जहाँ तक मुझे याद है, लगता रहा, जहाँ एक विधायक बीजेपी ने डिफेक्ट किए थे और स्पीकर 3 साल से ज्यादा तक उस पर कोई फैसला ही नहीं सुनाया था। बिल्कुल। और वो डिफेक्शन के बाद मंत्री बने हुए थे, तो सुप्रीम कोर्ट ने उसमें इंटरवीन किया सुओ मोटो और उनके अयोग्यता साबित कर दी, एंटी डिफेक्शन माना और उनको मिनिस्टर पद से रिजाइन करना पड़ा। तो डिप्टी स्पीकर एज पर लॉ इज फुली पावरफुल टू डिसाइड। ठीक है पांडे जी, मैं टोक रही हूँ आपको। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह को आप सुन रहे थे। कल ही आपको बता दें कि गुजरात दंगों को लेकर बीजेपी को जो क्लीन चिट मिली थी उसके खिलाफ जाकिया जाफरी जो हैं उन्होंने एक याचिका दायर की थी। कल ही सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई के दौरान उस याचिका को खारिज कर दिया गया है, जिसके बाद ये बयान गृह मंत्री का सामने आया है। फिलहाल चर्चा की शुरुआत एक बार फिर से कर लेते हैं। तमाम गेस्ट हमारे साथ मौजूद है। महाराष्ट्र मुद्दे पर हम बात कर रहे थे। अजय पांडे जी अपनी बात पूरी करें। डॉक्टर अजय, अजय पांडे जी आवाज मिल पा रही है आपको? चलिए, आवाज शायद उन तक नहीं पहुंच पा रही है। बहरहाल त्रिपाठी साहब आपके पास मैं आना चाहूंगे। फिलहाल जिस तरीके से पांडे साहब ने भी बताया, पांडे जी ने भी बताया कि आपके पास कानूनी अधिकार बहुत से हैं। अगर ये लगता है कि नारायण राणे जो केंद्रीय मंत्री हैं उन्होंने धमकी दी, तो क्यों आपकी पार्टी नहीं जा रही है? कानूनी कोई अधिकार क्यों नहीं अपना रही है? बिल्कुल, अभी पांडे जी जो अधिवक्ता है उन्होंने बात कही इस चीज के पूर्णतः सहमत हूँ। डिप्टी स्पीकर के पास पूरा अधिकार होता है और वो उन्होंने किया। और जो केंद्रीय मंत्री नारायण राणे जी का बयान है इसको लेके भी हम लोग जाएंगे, लेकिन हमारा सर्वप्रथम अभी उद्देश्य है कि कैसे जो महाराष्ट्र में सियासी संकट है इसको दूर किया जाए। अभी हमारे भाजपा के प्रवक्ता कुछ बात कर रहे थे, उनका एक एक करके सारी बात का जवाब देना चाहूंगा कि उन्होंने अभी राहुल जी पे लिए कुछ सवाल उठाए, गांधी परिवार के लिए कुछ सवाल उठाए। एक बात वो साफ कर देना चाहता हूँ, ये कांग्रेस की CWC का मुद्दा है। वो तय करेगा कि हमारा अध्यक्ष कौन होगा, कांग्रेस का कार्यकर्ता तय करेगा, भारतीय जनता पार्टी के लोग नहीं। भारतीय जनता पार्टी की नीतियों को तय करने वाले अंबानी और अडानी हो सकते हैं, लेकिन कांग्रेस के अंदर नहीं। भारतीय जनता पार्टी के लोग साफ सुथरी नीयत से इस चीज को जान लें। दूसरी बात कि अभी इन्होंने महाराष्ट्र को लेकर बयान दिया, ये भारतीय जनता पार्टी का कल्चर है। अभी जो औरंगजेब की बात कर रहे थे, ये भारतीय जनता पार्टी की पाठशाला का पहला चैप्टर यही है कि इनके पास आप रोजगार को लेकर बात करो तो हिंदू मुस्लिम ले आते हैं, अगर इनके पास आर्थिक नीतियों को लेकर बात करो तो ये मुगल को ले आते हैं, कभी गांधी जी को ले आए, कभी ऑस्ट्रेलिया को ले आएंगे। इनके पास यही ऊल जुलूल बातें रहती हैं। कभी भी भारतीय जनता पार्टी का प्रवक्ता मुद्दों पे बात नहीं करता, चाहे इनकी नुपुर शर्मा जी रही हो, चाहे ऐसे 200 लोग इनके रहे हो भारतीय जनता पार्टी के, जिन्होंने हमेशा ऊल जुलूल बातें की है। आपने महाराष्ट्र पे जो भी चर्चा चल रही है, सबसे महत्वपूर्ण क्या महाराष्ट्र पे है, आप इसका अंदाजा कि कैसे अंबानी और अडानी ने, जो अंबानी जी हैं, उन्होंने कैसे इसको पावर लिफ्टिंग की इस चीज के लिए रातों रात हेलीकॉप्टर आया, सारे विधायक गायब हो गए। ये भी सोचने की बात है कि कितना भारतीय जनता पार्टी की केंद्र सरकार में प्रेशर था कि कैसे महाराष्ट्र को गिराया जाए, कैसे महाराष्ट्र सरकार को गिराया जाए। तो बस उसी क्रम में सारी क्रियाएं हो रही हैं। यही जो इनके खेल हैं, इनका अंत आने वाला है। अभी फ्लोर टेस्ट होगा बहुत जल्दी, सब क्लियर हो जाएगा। हो सकता है अभी आपने मुस्कान जी आपने कहा कि शाम तक डिप्टी स्पीकर का जो निर्णय है वो आ जाए,
साफ साफ आ जाएगा। 16 बागी विधायक हैं, सारे सस्पेंड होने चाहिए जी। तो बस यही सारी इनकी नीतियां, सब कुछ खुल के आ जाएगा। इनके चाल चरित्र सब पे शक होना चाहिए। देश की जनता को शक हो रहा है कि कैसे इनकी जो नीतियां हैं, कैसे इनकी वर्किंग है। हमेशा तोड़ फोड़ की राजनीति करते हैं, हमेशा धर्म और जात की राजनीति करने वाली भारतीय जनता पार्टी है। ठीक है सुरेंद्र सिंह जी, त्रिपाठी साहब के जो सवाल है उनका भी जवाब दीजिएगा। दूसरी तरफ मुंबई में बीजेपी अब एक्टिव होती नजर आ रही है। मुंबई में बीजेपी के पहली बात तो जो देवेंद्र फडणवीस के एक पोस्टर भी लगे हैं, जिस तरीके से एकनाथ शिंदे के साथ उनको सीएम बताया गया है, वो पोस्टर तो जो शुरुआत से पहले से लगे हैं, लेकिन अभी बीजेपी एक्टिव नजर आ रही है। बीजेपी में भी हलचल है मुंबई में। मुस्कान जी देखिए, सबसे पहले अभी अरविंद भाई ने कहा कि CWC की प्रक्रिया है। अरे उसमें भी तो आपके ही संविधान ठीक है, अब ये मुद्दा यहीं खत्म करते हैं। अब ये मुद्दा यहीं खत्म करते हैं, महाराष्ट्र पर आ जाइए। नहीं, महाराष्ट्र पे ही मैं आ रहा हूँ। अब महाराष्ट्र में कानून प्रक्रिया की आपने कहा कि नारायण राणा के ऊपर कानून प्रक्रिया होना चाहिए। क्या इससे पहले भी तो नारायण राणा के ऊपर इन लोगों ने अत्याचार किए? उन्होंने क्या कहा था? उन्होंने तो भाषण में सिर्फ नाम लिया, फिर इन्होंने उनके ऊपर जेल जाने का उन्होंने कर दिया। आप रमनीत राणा को देख लीजिए, सिर्फ उन्होंने कहा हनुमान चालीसा पढ़ूंगा, अंदर भिजवा दिए, जेल के अंदर भिजवा दिए। तो कानून का तो गलत उपयोग ये लोग करते हैं, दुरुपयोग ये लोग करते हैं। इन लोगों ने कानून को इस प्रकार से अपने हाथों में ले रखा है। महाराष्ट्र के अंदर, चाहे मैं आप ही की बात कर रहा हूँ, ये जितने भी मीडिया भाई हैं, वहां पर अगर आप सवाल सही अगर आप पूछ लिए तो आपको भी अंदर कर देगा महाराष्ट्र के अंदर। इस तरह से लोकतंत्र को हत्या करने का काम कर रहा महाराष्ट्र का। और अभी आप देखिए जिस प्रकार से एकनाथ शिंदे जी ने आरोप लगाया शिवसेना के बड़े नेताओं पे, कि आप सोच के देखिए, उनके विधायक ने कहा कि मुझे अयोध्या जाना है, भगवान राम का दर्शन करना है। शिवसेना के जो मुख्य लोग हैं, यानी चीफ मिनिस्टर उद्धव ठाकरे जी ने, वो लोग मना कर दिए कि आप वहां मत जाइए। आप जिस हिंदू के नाम पे, जिस भगवान राम के नाम पे आप चुनाव लड़े, एक तो सबसे पहली चीज ये उन्होंने ये गलती किया, जो जनादेश महाराष्ट्र के अंदर भारतीय जनता पार्टी और शिवसेना के साथ जनादेश मिला, उस जनादेश को खत्म करने का काम किया। महाराष्ट्र की जनता के साथ धोखा देने का काम किया। सरकार उनको बनाना था बीजेपी के साथ, क्योंकि जनादेश तो मिला था उनको हिंदुत्व के नाम पे बीजेपी के साथ, लेकिन उस टाइम उन्होंने सरकार नहीं बनाया। सिर्फ सीएम पद के लिए अपनी सत्ता के लालच में आके महाराष्ट्र की जनता को धोखा देने का काम किया। तो ये सारे आरोप जो है एकनाथ शिंदे जी ने खुद लगाया है, इसमें बीजेपी का तो कोई रोल नहीं है। उन्होंने कहा कि जब विधायक मिलने का टाइम मांगते थे तो चीफ मिनिस्टर टाइम नहीं देते थे मिलने के लिए। तो विधायक जो है वहां पे वो जीत के आए थे, उनको लोगों के बीच में जाके काम करना था, लेकिन चीफ मिनिस्टर साहब तो इतना घमंड थे कि वो अपने विधायक को ही मिलने का टाइम नहीं देते थे। तो वो लोग इस प्रकार से वहां पे घुटन महसूस कर रहा था, जिसका कारण आज ये नतीजा हुआ। और ये सारे चीजें जो है एकनाथ शिंदे जी ने खुद बयान दिए करके फोन पे या मीडिया में आके बोला है, इसमें बीजेपी का कहीं से कोई रोल नहीं है। और वो ये कहीं ये भी कहते थे कि एनसीपी जो चाहता था वो कराता था, कांग्रेस जो चाहता था वो कराता था, और शिवसेना के विधायक के ऊपर इतना बड़ा जो है अत्याचार करते थे। तो ये सारे चीज जो है, ये सारी प्रक्रिया जो है उन्होंने खुद गलतियां किया, जिसका कारण आज ये नतीजा है। ठीक है त्रिपाठी साहब, जवाब दे दीजिए, आखिर क्या कारण है कि उद्धव ठाकरे जो हैं वो कांग्रेस, वो खुद ये एकनाथ शिंदे आरोप लगा रहे हैं, जो उन्होंने पहले आरोप लगाया कि चाहे एनसीपी हो चाहे कांग्रेस हो, उनके विधायक है वो सीधा अंदर जाते हैं और मिलकर आ जाते हैं, लेकिन जो शिवसेना के विधायक हैं, मंत्री हैं, उनको नहीं मिलने दिया जाता था। वो घंटों घंटों वहां बैठकर इंतजार करते थे, लेकिन उसके बाद उन्हें वापस खाली हाथ लौटना पड़ता था। देखिए ये चीज अगर उनके अंदर थी तो बात पार्टी फोरम रखनी चाहिए थी इनको, कि ये अंबानी के एरोप्लेन में जाके, किसी प्राइवेट एरोप्लेन में जाके दूसरे प्रदेश में जाके बात करेंगे, वो भी ऐसे प्रदेश में जहाँ जो बाढ़ से पीड़ित है।
अगर हमारी पार्टी में कुछ दिक्कतें हैं, हमारी अंदरूनी दिक्कतें, तो पार्टी फोरम रखना चाहिए। वहां पार्टी पदाधिकारी होते, विधायक होते, घर की बातें बाहर लाने का क्या मतलब है। और रही बात अयोध्या भगवान राम के दर्शन की, तो ये बताइए 365 दिन आप कभी भी जा सकते हैं, एक बार रोका, 2 बार रोका, और जब रोका तो तुरंत विरोध क्यों नहीं किया। रोकने के 4 महीने बाद, 2 महीने बाद विरोध करने का क्या मतलब है। ये सिर्फ और सिर्फ विरोध करने के जो डर है उनके अंदर, उसको झुंझलाहट कहते हैं ना, उसको निकालने का तरीका है। कुछ तो आरोप लगाएंगे ना, कुछ मिलने के लिए। अरे आप विधायक हो, आप जनता के सेवक हो, आप तो जनता के बीच में जाइए, आपका कुछ काम है पार्टी फोरम में रखिए। अगर तब भी नहीं सुन रहे तो आप शिकायत करनी चाहिए थी। आप दूसरे प्रदेश में जाके आप टीवी के माध्यम से आप वहां पे सरकार गिराने की कोशिश कर रहे हो, तो आप इससे अंदाजा लगा सकते हो आप कितने वफादार थे। ये भारतीय जनता पार्टी, जो अभी आपने फडणवीस जी का नाम लिया कि उनके पोस्टर लग रहे हैं, पूरा प्लान है उनका, कई वर्षों से इस पे वर्किंग चल रही थी। आज पहली बार नहीं, पहले एनसीपी को तोड़ने की कोशिश की, इसके बाद शिवसेना को तोड़ने की कोशिश की जा रही है। ये हर 5-6 महीने के गैप पे कोशिश करते रहते थे, हमेशा इस कार्य में लगे रहते थे। उनका कार्य जनता का विकास, इनके 10 विधायक थे, शायद ही जनता के क्षेत्र में गए हों। कोरोना काल था, अभी एक भी विधायक का सड़क पर नहीं था, लेकिन अब सारे विधायक इनके एक्टिव मोड पे आ गए। भारतीय जनता पार्टी का एक सूत्री कार्यक्रम है, कैसे अपनी सरकार बनाओ। जनता का विकास नहीं करना, रोजगार के मुद्दे पे बात नहीं करना, शिक्षा के मुद्दे पे बात नहीं करना, किसी भी बजट की बढ़ोतरी नहीं करनी, चाहे सेना का हो चाहे रेलवे का हो। बस एक चीज, सरकार बनाओ और सरकारी उपक्रम बेचो। इनके बस 2 ही काम है। 365 दिन आप बोलते हैं भाजपा के लोग कि मोदी 19 घंटे काम करते हैं। 19 घंटे काम करके बस एक ही चीज उनकी लिस्ट तैयार होती है कि कैसे हम इस चीज को बेच के कितना रुपया आएगा, उस पैसे से कितने हम विधायक खरीद पाएंगे। ये भारतीय जनता पार्टी की चाल चरित्र और नीतियां हैं। अभी हमारे भाजपा के साथी प्रवक्ता जो कह रहे थे कि हिंदुत्व को लेके बात, 2.5 साल से भी हिंदुत्व नहीं लगा, 2.5 साल में हिंदुत्व जाग रहा है। भाजपा के शिवसेना के विधायक अब्दुल सत्तार जी हैं, बहुत ट्रेंड हो रहे हैं, वायरल हो रहे हैं सोशल मीडिया में। आपने सुना होगा कि वो भी हिंदुत्व की रक्षा के लिए गए। आप अंदाजा लगा लीजिए, इनके अंदर सिर्फ और सिर्फ केंद्रीय एजेंसियों की जांच का डर बैठा हुआ है इनके अंदर, दूसरा कोई इनका रीजन नहीं है। बस एक चीज चाहते हैं, कैसे भारतीय जनता पार्टी की महाराष्ट्र में सरकार बने, और जो वहां के निवासी हैं मानी जी, जो आजकल भारतीय जनता पार्टी में बड़े मेहरबान है, उनको कैसे सरकारी चीजें वहां की बेची जाए, और उनको जो प्रदेश का मुखिया है, जो प्रथम नागरिक का दर्जा अघोषित रूप से उनको दिया जाए। ये भारतीय जनता पार्टी का उद्देश्य है। बस इसीलिए इतनी ज्यादा तोड़ मरोड़ जोड़ तोड़ चल रही है। ठीक है, चलिए प्रियल आनंद जी अधिवक्ता सुप्रीम कोर्ट से हमारे साथ जुड़ चुके हैं। प्रियल आनंद जी, बहुत स्वागत है आपका एनबी न्यूज पर। जिस तरीके से महाराष्ट्र में इस समय सियासी दांवपेच की राजनीति चल रही है, इसमें क्या लगता है आपको प्रियल जी कि कानूनी इस पर क्या कार्रवाई हो सकती है? देखिए, जिस तरीके से बागी नेताएं पहले सूरत जा करके और आसाम आकर के जिस तरीके से अपना एक मुठभेड़ शिंदे जी के साथ एक ब्लू एडिशन होटल में बना करके वहां पर तब्दील किए हुए, इस तरीके से देखा जाए तो बहुत सारी आपको एक राजनैतिकता शैली, और आप एक देखें तो कानूनी शैली से बाहर जा करके उन्होंने अपनी जो एक तादाद वहां पर बनाई रखी है। ये तो एक बहुत ही गंभीर चिंताजनक एक यहाँ पे ये कह सकते हैं, या तो कि बहुत ही गंभीरता से अगर देखी जाए तो कहीं ना कहीं राजनीतिक शैली जो है वो टूटती नजर आ रही है। चाहे हिंदुत्व का एक नारा लगा करके शिंदे जी ने अपने जो एक वक्तव्य रखी है और जो उन्होंने अपनी एक मुठभेड़ता वहां पर बनाई रखी है, ये बहुत ही चिंताजनक परिस्थिति बन चुकी है महाराष्ट्र के अंदर। अगर वाकई में उनकी बातों को या उनकी चीजों को ना समझा गया हो महाराष्ट्र सरकार के अंदर, तो कहीं ना कहीं एज पर द लॉ भी आपको कॉन्स्टिट्यूशन, हमारा संविधान ये अधिकार देता है कि आप अपनी बातें रखें, आप अपनी बातों को एक सूची शैली में बनाकर आप गवर्नर के सामने प्रस्तुत करें, आप अपनी बातों का एक सैलाब कहीं ना कहीं आप हर समुदाय दलों के बीच में विधानसभा में रख सकते हैं। लेकिन जिस हिसाब से बाकी नेताओं
है। कहीं ना कहीं बीजेपी का जो एक समर्थन है कि आप देखिए पहले सूरत से उठ करके रातों रात आसाम चले जाना, उसके बाद बाकी सारी चीजों पर इस तरीके से आप देखें कि वहां पर इतना तैनात, वहां पे आपको ना तो किसी का हिंड्रेंस है, वहां पे ना तो किसी की एक तैनाती इतनी पुष्टि है कि आप किसी से मिल नहीं सकते, बैठ नहीं कर सकते। तो एज पर द लॉ भी आप देखिए कि आप जिस सरकार के अंदर है, चाहे वो शिंदे जी अभी बागी नेताओं के साथ है, लेकिन अभी भी वो जिस हिसाब से अभी भी वो महाराष्ट्र सरकार के साथ ही है और अंदर आते हैं, तो कहीं ठीक है। प्रियल जी, एक सवाल रहेगा मेरा आपसे। जो 16 बागी विधायक है उनके खिलाफ कार्रवाई की अपील की गई है शिवसेना की ओर से, एक पत्र लिखा गया है जो डिप्टी स्पीकर है उनको, और कहा गया है कि उनको अयोग्य करार दिया जाए। अगर उन 16 बागी विधायकों को अयोग्य करार दिया जाता है तो कानूनी रूप से उसके बाद क्या यहाँ पर चीजें होंगी, क्या दावपेच होगा शिवसेना और एकनाथ शिंदे के पास? देखिए उसके बाद तो जिस हिसाब से आज नोटिस जारी हुई है, कहीं ना कहीं उनकी जो उम्मीदवारी है वो पार्टी से निष्कासित भी हो सकती है। ऐसे तो वो पार्टी के खिलाफ ऑलरेडी जा चुके हैं, जो कि उनकी उम्मीदवारी ऑलरेडी एक आप ये कह सकते हैं कि तख्ते पे आ चुकी है। कहीं ना कहीं फिर उनकी एक पेशी होगी विधानसभा में, एक वापस से रोड मैप आएगा, वापस से एक री इलेक्शन कंडक्ट होगा। लेकिन जिस हिसाब से उन्होंने 37 से कई ज्यादा एमएलए उन्होंने एकजुट कर रखा है, कहीं ना कहीं ये भी एक उम्मीदवारी का टॉप अप हो सकता है। लेकिन जिस हिसाब से उन्होंने पार्टी को स्थगित किया बीच में, जिस हिसाब से उन्होंने पार्टी को बिना सूचित किया हुआ, तो इस हिसाब से आज पर तो कंडक्ट ऑफ लॉ एक संगीन ये एक कानूनी जो एक शैली होती है वो कहीं ना कहीं चलाई जा सकती है। बाकी एमएलए पे भी चलाई जा सकती है, उन पे नोटिस लगाए जा सकते हैं। तो बहुत सारी चीजें कानून तौर पे बहुत सारी चीजें आपको देखने को मिलेंगी। और साथ साथ पार्टी के अगेंस्ट में इस तरह जाना और बागी नेताओं के साथ आप बाहर एक अपने राज्य को छोड़ करके दूसरे राज्य में बैठ करके ना तो आप सवाल जवाब कर रहे हैं, ना तो आप अपनी चीजों को प्रस्तुत कर रहे हैं, ये भी कहीं ना कहीं आज पर द रूल ऑफ कंडक्ट ऑफ लॉ आता है, आज पर द मिसकंडक्ट ऑफ लॉ आता है। तो कहीं ना कहीं बहुत सारी चीजें आपको नई चीजें आपको देखने को मिल सकती है। ठीक है सुरेंद्र सिंह जी, खुद प्रियल आनंद जी भी ये बात कह रही हैं कि बीजेपी के इसमें सबसे बड़ा हाथ है, ये जो तमाम चीजें इस समय महाराष्ट्र में हो रही है। और मुंबई में तो मेरा फिर से सवाल है आपसे, बीजेपी एक्टिव है। दूसरी तरफ अगर वहां देख लीजिए असम में एकनाथ शिंदे कल ही मुलाकात करके आए हैं। ये भी मुझे बताइएगा कि जिस महाशक्ति से वो मुलाकात करके आए हैं कौन सी महाशक्ति है वो? मुस्कान जी देखिए, सबसे पहली चीज महाशक्ति का नाम बता दीजिए पहले आप सुन लीजिए ना। महाशक्ति वो तो खुद एकनाथ शिंदे जी ने खुद बोला है, तो इसमें बीजेपी का क्या हाथ? वो किससे मिले किससे नहीं मिले वो खुद स्पष्ट करेंगे। इसमें बीजेपी का कोई रोल है जो वो आके आपको बताएगा कि हमने किससे मिला किससे नहीं मिला? वो मिले ही बीजेपी के नेताओं से, तो फिर क्या वो क्यों नहीं बताएंगे? अरे तो वो खुद बताएंगे ना मुस्कान जी, जब बीजेपी। चलिए ठीक है, आ रही हूँ मैं आपके पास सुरेंद्र जी, आ रही हूँ आपके पास। इसे फिलहाल संजय राउत क्या कुछ कह रहे हैं वो सबसे पहले सुना देते हैं आपको। किंवा कोणीतरी एखादी महाशक्ती म्हणवणारा राष्ट्रीय पक्ष कोणाच्या पाठीशी आहे म्हणून कोणाला अशा पद्धतीनं हायजॅक करता येणार नाही। ही जी शिवसेना आहे ही बाळासाहेब ठाकरेंची आहे आणि बाळासाहेब ठाकरेसुद्धा सांगायचे मी शिवसेना प्रमुख आहे, तो कारण हजारो शिवसैनिक माझ्या मागे आहेत म्हणून मी शिवसेना प्रमुख आहे। आज हे हजारो शिवसैनिक उद्धव ठाकरे यांच्या पाठीशी आहेत आणि शिवसेना हे हजारो लाखो शिवसैनिकांच्या त्यागातून बलिदानातून रक्तातून निर्माण झालेली शिवसेना आहे। ही अशा प्रकारे कोणाला पैशाच्या दहशतीच्या आणि अफवांच्या बळावर आपल्या पाठी नेता येणार नाही। पक्ष एकसंघ आहे, मजबूत आहे आणि एकजूट आहे। महाराष्ट्राच्या कानाकोपऱ्यातून शिवसैनिकांची इथे रीत लागली। आता माझ्याकडे सांगली आणि मिरजेचे सगळे शिवसैनिक आलेले आहेत, फक्त आदेशाची वाट पाहत आहे। हे सोपं नाही, हे कोणत्या पक्षात घडत नाही। राष्ट्रवादी काँग्रेस पक्ष हे मजबूतीनं या महाविकास आघाडीच्या आणि उद्धव ठाकरे साहेबांच्या पाठीशी उभे आहेत
आजच्या कार्यकारिणीमध्ये अनेक महत्त्वाचे निर्णय होतील, अनेक महत्त्वाचे ठराव मंजूर होतील, ते मी आता सांगत नाही. पण आजची राष्ट्रीय कार्यकारिणी महाराष्ट्राच्या आणि देशाला राजकारणाला दिशा देणारी असेल. सर आज एकनाथ शिंदेने थोड्या वेळापूर्वी ट्विट केलेले की त्यांच्या घरच्यांची म्हणजे आमदार त्या ठिकाणी आहेत त्यांच्या घरच्यांची सुरक्षा ही काढून घेण्यात आलेली आहे, तर त्यांच्या सुरक्षेची जबाबदारी सरकारची आहे. अजिबात नाही. असं कसं काय कोण म्हणू शकतं? ते महाराष्ट्राच्या बाहेर आहेत, त्यांनी पलायन केलेलं आहे ढुंगणाला पाय लावून. एक लक्षात घ्या, त्यांची सुरक्षा त्यांच्याबरोबर त्यांनी महाराष्ट्रातून त्यांचे सुरक्षा रक्षक नेलेले आहेत. त्यांना जी सुरक्षा आहे ती आमदार म्हणून आहे. त्यांच्या कुटुंबांना सुरक्षा नसते, आमदाराला सुरक्षा असते. महाराष्ट्रात या, आपल्या राज्यात या, असं वणवण का भिकाऱ्यासारखे भटकतायत तुम्ही? करू नका. हे या राज्याची इब्रत धुळीला मिळते आहे. तुम्ही शिवसेनेचे आमदार आहात ना, स्वतःला वाघ मानता ना, मग बकरीसारखं बेबे करू नका. बकरी जैसे बे बे कर रहे हैं. हाँ, छोड़ दीजिए ये बात. अभी भी मौका नहीं गया है. कल भी रात को शरद पवार साहब और अजीत पवार साहब, जयंतराव पाटिल, प्रफुल्ल पटेल सब मातोश्री पे आए थे. उनके सामने, उनके मौजूदगी में वहाँ से 10 MLA ने हमसे बात की है, उनके मौजूदगी में. अरे क्या बोल रहे हैं, कौन किसके साथ है? आइए आप महाराष्ट्र में फ्लोर ऑफ द हाउस पर, किसमें कितना दम है वो पता चलेगा. और मैं बहुत ही जिम्मेदारी से और कॉन्फिडेंटली बोल रहा हूँ. ये हवा की बात नहीं है. संजय राउत कभी हवा में बात नहीं करता. उद्धव ठाकरे जो चाहते हैं वही मैं बोलूँगा. और हमारे पास क्या है, कौन सी ताकत है, मुझे मालूम है. और जो बगावत पे उतर आए हैं वो अपने विधायकी बचाए. सर, अविश्वास प्रस्ताव दाखल झालेला आहे, वापस लिया गया है, इसके बारे में हिंदी में बात बता दीजिए. जो एकनाथ शिंदे है उन्होंने, बात ऐसी है, देखो मुख्यमंत्री की तरफ से आप महाराष्ट्र से बाहर है भाई, आप महाराष्ट्र में आकर बात कर लीजिए. किसी की सुरक्षा नहीं निकाली है, ये जिम्मेदारी हमारी नहीं है. लोगों का गुस्सा ज़रूर है. अब तक गुस्सा जो है उसका विस्फोट नहीं हुआ है, लेकिन हो सकता है. अभी मेरे पास सांगली के लोग आए हमारे, पूछना चाहते हैं हम लोग क्या करें. अगर ये लोग भड़क गए तो आग लग जाएगी. मैं आपको बताना चाहता हूँ, लेकिन सबको बोला है संयम रखो. मुझे विश्वास है जब ये विधायक मुंबई में आ जाएंगे तो हमारे पाले में आ जाएंगे. सर, अविश्वास प्रस्ताव दाखल झालेला आहे. अरे आणू द्या हो, असले कसले अविश्वास. खरं म्हणजे हे जे काही आमदार पळून गेलेले आहेत त्यांच्यावर. चलिए चर्चा की शुरुआत एक बार फिर से कर लेते हैं. तमाम गेस्ट हमारे साथ मौजूद हैं, उन्हीं का रुख एक बार फिर से कर लेते हैं. सुरेंद्र जल्दी से अपनी बात पूरी करें, उसके बाद मैं त्रिपाठी जी के पास जाऊंगी. समय की भी समाप्ति होती जा रही है. मुस्कान जी, देखिए जिस प्रकार से डिप्टी स्पीकर ने नोटिस जारी किया, ये तो संविधान का विरोध है. क्योंकि आप देखिए AK सिंधे जी ने जो अपना आज दस्तावेज जो जारी किया है, 2 बजे उनका कॉन्फ्रेंस है, ये सारी चीजें है. उनके पास तो ऑलरेडी 38 विधायक के उनके पास सारे चीजें है. और जो प्रक्रिया होनी चाहिए कानून प्रक्रिया के हिसाब से, लॉ के हिसाब से, तो उस हिसाब से तो समर्थक AK सिंधे जी के पास है. तो किस आधार पे जो है इनको वो जो है नोटिस जारी कर रहे हैं या ना कर रहे हैं, ये तो कानून प्रक्रिया की बात है. वो तो आगे का विषय होगा, आगे क्या होगा क्या नहीं होगा. एक बात. दूसरी बात, जब AK सिंधे जी का कहना ये है कि मैं पिछले 1.5 साल से, उनके तमाम कई विधायक जो है वो बयान जारी किया कि हम उद्धव ठाकरे जी के पास जाते थे, उनसे हम कहते थे कि आप जिस गठबंधन के साथ आप हो वो आपकी पार्टी को खत्म करने वाला है, आपके अस्तित्व को खत्म करने वाला है. आप सुधर जाओ, आप संभल जाओ. आप जो है जिनके साथ आपने चुनाव लड़ा, आप उसके साथ जाओ, या इस पे विचार करो आप. लेकिन मुख्यमंत्री साहब जो है वो खास करके शिवसेना के विधायकों के ऊपर थोड़ा सा भी ध्यान नहीं दिया. आप सोच के देखिए, 3-4 लाख लोगों का प्रतिनिधित्व करता है विधायक. जब वो क्षेत्र जाएंगे, क्षेत्र का विकास नहीं होगा, क्षेत्र में काम नहीं होगा, तो दोबारा से उसको वोट छोड़ देंगे. तो वो तो अपनी समस्या लेके जाते थे.
लेकिन जब उनकी समस्या नहीं सुना जाएगा, जब उनकी बातों को नहीं माना जाएगा, तो वो क्या करेंगे? वो तो घुटन महसूस कर रहा था, जो कि आज उनको एक आजादी मिली है वो अपनी बात को रखने के लिए। वो तो आज भी ये कह रहे हैं कि आप जिनके साथ आपने चुनाव लड़ा उसके साथ अब चलो, हम आपको चलने को तैयार हैं। और अभी आपने 2 दिन पहले और आज भी आप देखिए उन्होंने, संजय जी ने अभी क्या कहा, पहले इन्होंने कहा कि हम एनसीपी कांग्रेस से गठबंधन तोड़ देंगे, आप कहेंगे, फिर वो कहता है कि शिव सैनिक रोड पे उतर जाएंगे, ऐसा हो जाएगा, वैसा हो जाएगा, हम उनके साथ हैं, वो उनके साथ है। तो आप पहले, आपका विधायक है शिवसेना का, सारे लोग, आप उनको अपने विश्वास में लो। आपका विश्वास ही उनसे टूट चुका है, तो वो कहां से आपके साथ चलने को तैयार होगा? और इसमें कहीं से किसी प्रकार का बीजेपी का कोई रोल नहीं है। ठीक है, बीजेपी का कोई रोल नहीं है। ठीक है सुरेंद्र सिंह जी, बीजेपी का कोई रोल नहीं है, लेकिन आप ही के भाषा, आपकी की अभी जो कमेंट था उसी में से 2 लाइनें बता रही हूँ। एकनाथ तो शिंदे जी हो गए हैं, एकनाथ शिंदे जी, और संजय राउत कहता है। अब देख लीजिए यहाँ पर आपका चरित्र क्या कह रहे हैं त्रिपाठी साहब। नहीं, हमारा चरित्र नहीं। भारतीय जनता पार्टी का असली सामने सच्चाई है इनकी। मुस्कान जी, जो आपने बात कही, पूर्णतः सहमत हूं इस चीज से कि भारतीय जनता पार्टी का दोहरा चाल चरित्र है। जो विपक्ष में होता है वो भ्रष्टाचारी होता है, साथ में आ गया तो पूजनीय हो गया। अब जैसे आप हार्दिक पटेल को ले लीजिए, उसके अलावा सिंधिया को ले लीजिए, येदियुरप्पा को ले लीजिए, ये भारतीय सुरेंद्र जी, आप उन्हें अपनी बात पूरी करने दीजिए। आ रही हूँ आपके पास, आपकी बात आराम से सुनिए, सबने, आप सुन लीजिए। आप भी भ्रष्टाचारी है, देशद्रोही है, लेकिन जैसे उसने भारतीय जनता पार्टी का दामन थाना, वैसे ही वो देशभक्त हो गया। रही बात महाराष्ट्र की, तो यहाँ साम दाम दंड भेद सबका प्रयोग भारतीय जनता पार्टी कर रही है। बाकी अब ये बता दीजिए, संजय राउत का अभी बयान सुना आपने, वो कह रहे हैं कि आप आइए फ्लोर ऑफ द हाउस पर और हमारे पास क्या पावर है वो हमको बताएंगे। कौन सी पावर की बात कर रहे हैं वो जरा बता दें। बिल्कुल जनता की पावर की बात कर रहे हैं वहां पे, कि कैसे जनता ने आपको चुना और आप उनके विरोध जा रहे हो। आपको अगर महाराष्ट्र के विधायक हो तो आपको बात करनी है, महाराष्ट्र में रहिए, उन जनता के बीच में जाके जनता ने तो आपको बीजेपी के साथ चुना था ना त्रिपाठी साहब। मैं आ रही हूँ सुरेंद्र सिंह जी, बीच बीच में मत बोलिए, बीच बीच में मत टोकिए, मैं आ रही हूँ। त्रिपाठी साहब, जनता ने तो शिवसेना को बीजेपी के साथ चुना था, लेकिन शिवसेना ने अपनी गद्दी जो है सीएम की वो बचाने के लिए आई आपके साथ। नहीं, भारतीय जनता पार्टी की हमेशा की आदत रही, जो उनके साथ में आया उन्होंने उसी को निपटाने का कार्य किया। खासकर जो इनके वर्तमान के शीर्ष नेतृत्व, उनका तो ये चाल चरित्र रहा है। चाहे आप अडवाणी जी को उठा दिलिए, चाहे मुरली मनोहर जोशी जी को देखिए, ऐसे बहुत सारे नेता हैं जिनका ऐसा इन्होंने हर्ष किया। वही हर्ष शिवसेना का नाम, इसलिए वो कांग्रेस पार्टी के साथ है, अपना नेतृत्व उभारने के लिए। कांग्रेस पार्टी ने उनको मौका दिया, उनके साथ में उनको सरकार बनाने के चलाने का एक मौका दिया। उसके अलावा उनकी विपत्ति का समय है उद्धव ठाकरे जी का, इस समय कांग्रेस पार्टी आज उनके साथ खड़ी है। कांग्रेस पार्टी ने हमेशा मित्रता का साथ दिया, भारतीय जनता पार्टी ने हमेशा पीठ में छुरा घोंपने का कार्य किया है। आज भी महाराष्ट्र में वही कर रही है, उनको तोड़ रही है, मरोड़ रही है उनके विधायकों को, और अपने साथ लाने की हर एक कवायद की जा रही है। आप खुद देख लीजिए कि वह जो विधायक हैं, बागी विधायक 16, वो सिर्फ उन्हीं प्रदेशों में क्यों जा रहे हैं जहां पर भारतीय जनता पार्टी की सरकार है। कभी राजस्थान नहीं गए, छत्तीसगढ़ नहीं गए, या उन प्रदेशों में क्यों नहीं गए जहां पे गैर भाजपा शासित राज्य हैं, क्योंकि वो जानते हैं उनको वहां पर सुरक्षा मिलेगी, उनको हर चीज वो चीज मिलेगी। भारतीय जनता के पार्टी के लोग अग्निवीर के फायदे गिना रहे हैं, जितना एक बेचारा अग्निवीर सैनिक जो भारत का 5 साल, ठीक है, आप भी महाराष्ट्र पर रहिए, इधर उधर मत जाइए त्रिपाठी साहब। महाराष्ट्र की बात कर रहा हूँ, मैं महाराष्ट्र की बात कर रहा हूँ, कैसे भारतीय जनता पार्टी लोगों को मुद्दा भटकाने का कार्य कर रहे हैं। बात चल रही थी सेना की, ये ले आए सिर्फ सेना को, भारतीय जनता पार्टी का चाल और चरित्र है। ऐसे बहुत सारे मुद्दे हैं जो अभी उठ के आएंगे बीच बीच में। आप खुद देखिए कैसे ये लोग सुशासन की बात कर रहे थे, जब वहां पे विकास होने लगा तो इनको अटकने लगा। शायद इनको डर था कि हम कभी सत्ता में वापस नहीं हो पाएंगे, इसलिए उन्होंने तोड़ना शुरू कर दिया। ऐसे सिर्फ महाराष्ट्र नहीं, बहुत सारे प्रदेश है, लेकिन महाराष्ट्र का इनको अंबानी जी के कारण बहुत सारा प्रेशर था, तो इसलिए इन्होंने पूरी शक्ति, ताकत और दम दिखाई, जो उनको तोड़ने का कार्य वर्तमान में भारतीय जनता पार्टी द्वारा किया जा रहा है। ठीक है त्रिपाठी जी, ठीक है, आ रही हूँ आपके पास, ठीक है, आ रही हूँ। प्रियलानंद जी, अभी देखिए बीजेपी के समर्थक है 2 विधायक, उन्होंने डिप्टी स्पीकर के खिलाफ एक अविश्वास प्रस्ताव वो लेकर आए हैं। ये जो अविश्वास प्रस्ताव है, अगर इसमें ये फेल हो जाते हैं, अगर इसमें डिप्टी स्पीकर, तो उसके बाद क्या स्थिति बनेगी वहां पर?
प्रियानंद जी। चलिए ठीक है, संपर्क उनसे टूट गया है। सुरेंद्र सिंह जी अपनी बात रखें, जल्दी से समय की समाप्ति होती जा रही है, आखिरी कमेंट अपना रख दे। मुस्कान जी देखिए, अभी कई बार 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 कांग्रेस के हमारे मित्र कह रहे हैं अंबानी अडवाणी अंबानी अडानी, भूल चुके हैं कल ही अडानी जी ने 60,000 करोड़ जो है ना दान देने को तैयार है, और एक आपके जीजा साला और बहन जी इसके लिए बताइएगा 2014 में उनकी कितनी संपत्ति थी? 2014 में उनकी कितनी संपत्ति थी, आप बताइए। वो किस प्रकार से 2014 में कितनी संपत्ति है और आने वाले भी 8 सालों में कितनी हो गई, कितने गुना बढ़ी, आप बताइए। और जहां तक रहा आपके पार्टी में जहाँ लोगों को 2 वक्त की रोटी मिलना मुश्किल था, वहाँ उनके आने इस 8 वर्ष में कई गुना संपत्ति बढ़ी है, आप बताइए। आज आपको छोड़ के जा रहा है, क्यों छोड़ के जा रहा है? क्योंकि आप उससे बाहर निकल ही नहीं पा रहे हो। जो भ्रष्ट है वो छोड़ के जा रहे हैं, जो सत्ता से लड़ना जानते हैं वो आज ही हमारे साथ में है। महाराष्ट्र की जनता जो है ना, जनादेश दिया था शिवसेना और भारतीय जनता पार्टी के सरकार के लिए, ना कि कांग्रेस और एनसीपी के लिए। आपको तो ऑफर में मिल गया सरकार, नहीं तो आप सरकार कहां बनाने के लायक थे? आपको तो जनादेश ही नहीं दिया जनता ने आपको इस प्रकार से निकाल दिया कि चलिए ठीक है सुरेंद्र सिंह जी, ठीक है, समय समाप्त हो रहा है। त्रिपाठी साहब जल्दी से आखिरी कमेंट रखिए अपना, आखिरी 30 सेकंड में जल्दी से। जनता ने बिल्कुल जनादेश, आप भारतीय जनता पार्टी को ज्यादा सीटें दी थी, इस चीज को मैं मानता हूं, लेकिन वे वही भारतीय जनता पार्टी है जिसने जो दूसरे नेतृत्व थे, दूसरे नेता था, उनको उनकी राजनीतिक रूप से हत्या करने का कार्य किया। इसलिए दूसरे दल के लोग, सेना जो थी वो कांग्रेस के साथ आई है। हर आदमी अपना नेतृत्व चाहता है, हर आदमी चाहता है कि उसका राजनीतिक विकास हो, लेकिन भारतीय जनता पार्टी में सिर्फ और सिर्फ मोदी एंड अमित शाह लिमिटेड कंपनी चलती है, प्राइवेट लिमिटेड कंपनी। चलिए ठीक है, समय समाप्त हो गया। बहुत बहुत शुक्रिया आप सभी का हमारे साथ जुड़ने के लिए और चर्चा हमारे साथ करने के लिए। लेकिन जिस तरीके से महाराष्ट्र में डैमेज कंट्रोल करना इस समय मुश्किल होता जा रहा है, जो उद्धव ठाकरे पहले नरम की राजनीति अपना रहे थे, अब वो गर्म होते दिखाई दे रहे हैं और सीधे तौर पर चुनौती दे दी है उन्होंने तमाम बागी विधायकों को कि या तो आप अब आ जाइए वापस फ्लोर ऑफ द हाउस पर, या फिर अब आप अपनी विधायकी बचाइए। फिलहाल के लिए मेरे साथ बस इतना ही। तमाम अहम खबरों के लिए आप देखते रहे एनबी न्यूज़। नमस्कार।